हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे क्वांटम फिजिक्स का। मॉडर्न में कैपिटल में लिखता हूँ, फिजिक्स स्मॉल में। इससे पहले अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस किस तरीके से होता है। उसमें इंडक्शन प्रोसेस होता है, और ज़्यादा पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे एक तरह का एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखेगा आपको थ्रू गैसेस एट अ वेरी लो प्रेशर। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अगर आप प्रेशर को इससे भी कम कर देंगे तो देयर इज नो डिस्चार्ज इन द ट्यूब। फिर कैथोड रे का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कैथोड रे होती क्या है। तो आज हम जो क्लास में देखेंगे वो हम कैथोड रे के बारे में देखेंगे, व्हाट इज कैथोड रे। तो आपकी आज की जो हेडिंग रहेगी वो आपकी सेकंड हेडिंग है, कैथोड रे। ठीक है, देखिए पहले मैं इसकी थ्योरी पर बात करूंगा, एक एक करके पॉइंट इसके हम देखेंगे। कैथोड रे कुछ अलग से चीज नहीं है। तो आप इस लेक्चर को करने से पहले लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने चीजें आपको समझाई हैं किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, और हाई पोटेंशियल पर जब अभी आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो एमिशन ऑफ लाइट को शो करते हैं। तो कैथोड रे इज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रूक। इनका हमने नाम पिछली बार लिया था एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो स्पेसेस बन रही थी ना। तो एक स्पेस बनती है हमारी सेपरेशन स्पेस, उसको क्रूक स्पेस भी बोलते हैं। आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, they can be produced by using discharge tube containing gas at low pressure of order 10 to the power minus 2 मिलीमीटर ऑफ एच जी। यानी कि इतने प्रेशर पर जो भी एक स्ट्रीम बनती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, कैथोड रे डिस्कवर्ड बाय मिस्टर सर विलियम क्रूक आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉन की जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर। और वो प्रेशर की कंडीशन कितनी है, 10 to the power minus 2, इतने प्रेशर पर जो बनती है। अगर हम पीछे चलें तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ स्लोली स्लोली आपका प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर है आपका 10 to the power minus 2। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइट आपको जाती हुई दिखेगी इस तरीके से, यहाँ वो ओरिजिनेट होती है यहाँ पर। यहाँ एक इस तरह का स्पार्क दिखता है और लाइन इस तरीके से आपको जाती हुई दिखती है। तो एक ग्रीनिश लाइट, और ये जो रीजन है आपका ये क्रूक रीजन है। इसमें मैंने क्रूक डिस्चार्ज सेपरेशन, और ये आपका था जो एफ डी एस था, इसका नाम था फराडे डिस्चार्ज सेपरेशन। तो थ्योरी में पीछे वाली ही चीज को कंटिन्यू किया गया है कि इस प्रेशर पर जाने के बाद जो आपकी रे निकलती हुई आपको दिखेगी उस रे को हम क्या बोलेंगे, कैथोड रे बोलेंगे। एंड ये बेसिकली ग्रीन कलर की होती है। गैस पर भी डिपेंड करता है इसका कलर। एट दिस प्रेशर अ गैस मॉलिक्यूल आयनाइज। तो इस प्रेशर पर क्या होगा, जब आप एक हाई वोल्टेज यहाँ देंगे तो जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे, यानी उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। मान लो ये गैस मॉलिक्यूल था, इस पर जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्ज रहते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव पहले से ही है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टुवर्ड दी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा, तो ये गैस जो है इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो आयनाइजेशन बोलते हैं इसको। ये नॉन आयनाइज्ड है और ये आयनाइज्ड है। एंड एमिट इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल टुवर्ड पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड की तरफ इनको ले जाना शुरू कर देगी। द पॉजिटिव आइन हिट द कैथोड। जो पॉजिटिव आइंस हैं आपके वो कैथोड को हिट करेंगे। जो पॉजिटिव आइंस क्रिएट हुए जिन पर प्लस चार्ज है, बेसिकली ये भी आइंस इसमें प्रोड्यूस होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसमें से रिमूव होगा गैस के अंदर से
तो वो इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉजिटिव चार्ज भी बनाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर हिट करेंगे, कैथोड पर, टू कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। तो यहाँ कैथोड से, देखो एक तरह इस तरीके से समझो कि आपके पास एक कैथोड है, एक आपके पास अनोड है। तो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये इसको, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसके ऊपर जाएंगे। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली लो प्रेशर होने की वजह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका, जो हमने पहले बनाया था। इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था हमारा। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। तो आपको क्या होगा, द पॉजिटिव आयन हिट द कैथोड एंड कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। तो ये जो कैथोड है, मान लो अगर ये कैथोड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये एनोड है। और आपने ऊपर भी पढ़ा था कि एनोड की तरफ आपके ये टुवर्ड द एनोड जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल हैं, यानी कि ये आयनाइज पार्टिकल्स हैं, ये इधर की तरफ मूव करेंगे। अब गैसियस मॉलिक्यूल दो तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज गैसियस मॉलिक्यूल, एक नेगेटिव चार्ज। तो आमतौर पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज गैसियस मॉलिक्यूल आपको बहुत लो कंसंट्रेशन में दिखते हैं, ज्यादातर होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपके मूव करके पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे। दीज इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो मूव टूवर्ड एनोड। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनोड की तरफ जाएंगे। Thus, the cathode ray is in the discharge tube are called produced due to are the electrons produced due to ionization of gas that emit by cathode due to collision of positive ion। देखिए, इस पूरी कहानी को मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल डायग्राम से। ये मेरा डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर यहाँ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो these gaseous molecules are at very low pressure। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किसको किससे कनेक्ट कर रखा है वोल्टेज के। मान लो मैंने ये निगेटिव और ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज अल्टीमेटली आ जाएगा। जब ये पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को मैं बाहर बना लेता हूँ। मॉलिक्यूल आपके, इस पर प्लस माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन रिचनेस को। पॉजिटिव चार्ज बताता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है। इनके साथ क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे इन्होंने, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर अटैच ऑन दिस एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत माइनर केस में ऐसा होता है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है, तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऐसे इंडक्शन करना शुरू कर देते हैं। वन साइड पॉजिटिव, अदर साइड नेगेटिव। तो यहाँ पर ये इंडक्शन चार्ज हो जाता है, जबकि ये ना के बराबर होता है। तो अब होगा क्या, कि जिन मॉलिक्यूल्स पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपका अनोड है, ये आपका कैथोड है। तो इस पे क्या होगा, कि जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, दे आर मूव टूवर्ड एनोड, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं
ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ, यानी कि आपके गैसियस मॉलिक्यूल का यहाँ पर मोशन शुरू हो जाएगा। इसी मोशन की वजह से ज्यादातर मॉलिक्यूल जो है ना आपके, वो इधर जाकर अटैक करते हैं। ये है ना, ये मान लो ये नेगेटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव, 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 तो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर मूव टूवर्ड द एनोड। अब जब ये एनोड पर आ जाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज होंगे, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ज्यादा दे करके उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बहुत ना के बराबर इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जाते हैं। तो यहाँ जो सेपरेशन होगा इस तरीके से होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल कुछ इधर हो जाएंगे। इसी के साथ आपको दिखेगा यहाँ पर एक ग्रीन कलर ऑरिजिनेट होता हुआ। ठीक है, और वो ग्रीन कलर ऐसे करके यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा आपको, फिर एक लाइन बन जाती है यहाँ पर। ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटली होता है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से कैथोड रे आपकी यहाँ पर फॉर्म होगी। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ मैं, पॉसिबल है, इतना ही है। देखो कैथोड रे है ये। अभी यहाँ पर ये समझाएंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है। ये एक डिजाइन सेटअप कर रखा है इन्होंने, इस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसमें देखिए, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर की लाइट ओरिजिनेट होती हुई। इन्होंने एक कनेक्ट कर रखा है, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइट है उसको देखिएगा आप करीब से। ये देखो, एक टर्मिनल से निकल रही है, दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रही है। तो ये जो निकल रही है, ये आपका एनोडिक पोर्शन है, जिधर जा रही है कैथोडिक पोर्शन है। या फिर मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको, कैथोड रे है तो वो कैथोड से निकलती है। मेरा प्लस माइनस का हो सकता है इशू हो रहा हो। ठीक है, लेकिन एक चीज आपके समझ में आई होगी यहाँ से कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से टुवर्ड दी सेकंड इलेक्ट्रोड मूव करती है। अब देखो ये मैग्नेट है जो इसके करीब लेकर आ रही है, तो ये बैंड कर रही है। मतलब ये है कि यहाँ ये जो बन रही है वो किसी ना किसी तरह के चार्ज पार्टिकल की वजह से बन रही है, इसके ऊपर चार्ज है। तो कैथोड रे जो होती है वो एक चार्ज रे होती है। ये इस चीज को दर्शा रहा है। देखो जैसे ये करीब ले जाएंगे, देखो ये ऐसे करके बैंड कर रही है इधर की तरफ। तो ये डिफ्लेक्ट कर रही है, अब ये ऊपर जा रही है। ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये इसके चार्ज की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये बैंडिंग जो हो रही है ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि कैथोड रे में हो क्या रहा है। मैं जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंफ्यूजन है वो एक बार दूर कर देता हूँ डायग्राम दिखा करके। देखो ये बेसिकली सेम ही है। इसमें कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, लिख रखा है कहीं पे। थोड़ा ना कंफ्यूजन इसलिए होती है, बैटरी में कुछ और होता है, इलेक्ट्रिक सेल में कुछ और होता है। तो थ्योरी एक बार रीड कर लीजिएगा। मैंने पिछली क्लास में बताया होगा आपको। ये मेरे ख्याल से एनोड ही होता है, पॉजिटिव वाला। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ये कैथोड है। तो यहाँ से जो ग्लो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ ग्रीनिश लाइट आपको दिखेगी इधर की तरफ, लेकिन वो ग्रीनिश लाइट आपकी ओरिजिनेट यहीं से होगी, कैथोड से, इसलिए इसको कैथोड रे बोलते हैं। मैं उल्टा बता रहा था आप। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा एक बार। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले नंबर पर, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसके सामने रखेंगे तो ये उसकी शेडो कास्ट करेगी। ये रिलेवेंसी है जो लाइट के नेचर को डिफाइन करती है सिर्फ और सिर्फ। सेकंड है कैथोड रे एमिट नॉर्मल
यानी कि जो सरफेस होती है उससे हमेशा परपेंडिकुलरली निकलेगी। जैसे अगर सरफेस आपकी इस तरह की है, तो यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से ऐसे, मतलब हर बार 90 डिग्री के एंगल पर ही निकलेगी कैथोड रे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी ऐसे मूव करे। इस सरफेस देखो थोड़ी सी कर्वेचर वाली है, तो इसमें इस सरफेस से ऐसे और इस सरफेस से ऊपर की तरफ, इस सरफेस से स्ट्रेट। तो ये हमेशा डायरेक्शन जो होती है इसकी, वो कैसी होती है, ऑलवेज नॉर्मली होती है। देयर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द एनोड। एनोड की पोजीशन क्या है ये उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। एनोड का शेप कैसा है, सरफेस कैसी है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थर्ड है, कैथोड रे एक्सर्ट मैकेनिकल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दे स्ट्राइक। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जब कैथोड रे निकलती है और इसके बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगी। ठीक है। एक स्पिन होता है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में बना हुआ है, बीच में एक स्पिनर होता है, स्पिनर या फिन लगी होती है, उसके ऊपर वो फोर्स लगाती है तो वो घूमता है एक्सपेरिमेंट के दौरान। कैथोड रे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे स्ट्राइक टू द मेटल सरफेस। मतलब कैथोड रे जब ये मेटेलिक सरफेस पर जाएगी तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, तो ये इसका एक की पॉइंट है। कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, यानी चमक भी प्रोड्यूस करती है। व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक टू द सॉलिड ऑब्जेक्ट स्पेशली मेटल ऑफ हाई एटॉमिक वेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सरे आर एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जब आपकी कैथोड रे किसी हैवी एटॉमिक वेट या हैवी मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से एक्स रेज को निकालना शुरू कर देता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर थ्योरी मत लिखिएगा लेकिन ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। नेक्स्ट है, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अभी मैंने आपको दिखाया था, कैथोड रे वो एक चुंबक को लेकर आते थे, मैग्नेट को, तो उससे डिफ्लेक्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है और ये चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली रे होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगी एंड इट इज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है, ये थ्योरी आती है इसकी कभी कभी लिखने के लिए, क्या या पूछ लेते हैं कई बार, कैथोड रे आयनाइज द गैसियस, क्वेश्चन बन जाते हैं इससे यहाँ पर। कैथोड रे आयनाइज द गैसेस थ्रू विच दे आर पासिंग। यानी कि ये बात तो मैंने बताई थी कि कैथोड रे जो है क्या करेगी, ऑलरेडी कैथोड रे जो बनती है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर कर ही बनती है। तो और जो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स आएंगे कैथोड रे उनको भी आयनाइज ही करती रहेगी कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है, कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू द फॉइल ऑफ मेटल। मेटल के फॉइल के थ्रू ये पेनिट्रेट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर आप कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगाएंगे फॉइल पतला, तो कैथोड रे उसमें से इजीली सरपास कर जाएगी। कैथोड रे आर फाउंड हैव एन वेलोसिटी ऑफ, ये उसकी वेलोसिटी है 130 से 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतनी वेलोसिटी के अराउंड होती है इसकी। शायद मैंने लास्ट क्लास में इसकी बात की थी, नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप। अब की थी मैंने लास्ट क्लास में इसकी बात, अभी मैंने थोड़ा सा और इसको ऐसे डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका सेकंड सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये जो थॉमसन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो को बोलते हैं। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है या सेकंड एक्सपेरिमेंट कह लो, एक्सपेरिमेंट पहला था जिसमें आपने कैथोड रे को डिफाइन किया, दूसरा है जे जे थॉमसन। अब इनका नाम आपने सुना होगा। मिस्टर जे जे थॉमसन जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जाने जाते हैं, और इन्हीं के अंडर में पीएचडी करी थी। उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था उनके अंडर में, या न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी, कुछ था। और उसके अलावा इनके 5-6 साइंटिस्ट और हैं जिनको मुझे पता है, 9th क्लास की बुक में देखा था मैंने। शायद 6 और इनके स्टूडेंट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट फॉर स्पेसिफिक चार्ज
क्लास 11th में मैंने आप लोगों को बताया था, जहां भी स्पेसिफिक लिखा देखो, एक दो प्रॉपर्टीज को छोड़ के हर जगह पर उसको डिवाइड कर दो आप मास, तो इसी को बोलते हैं चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो आ जाते हैं। इट्स वर्क is based on the fact that the beam of electron is subjected to cross electric field and magnetic field। यानी कि बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं इसके एक्सपेरिमेंट के लिए, वो हम बात कर रहे हैं इफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू द क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक बीम को आप भेज रहे हैं किसके साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू ईच फील्ड, यानी कि ये दोनों की वजह से फोर्स को फील करेगी। और ये चीज आपने देखी भी थी कि आप एक इलेक्ट्रॉन को जब भेजते हैं, तो यहां से ना ऐसे समझो कि आपने इलेक्ट्रॉन भेजा, आपने इसको ऐसे नहीं देखा था, आपने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखा था। ये मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर आपने दूसरी चीज देखी थी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसकी काम करती है। तो जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो उसके ऊपर जो है दोनों की दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आपने लॉरेंट फोर्स पढ़ा होगा। लॉरेंट फोर्स वो क्या बताता है, इसी की वजह से जो मैग्नेटिज्म होता है उसमें आपका पार्टिकल हेलिकल मोशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। तो एक चीज, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैं बोलूं कि इसको आगे की तरफ मूव कराओ, तो उसको मूव कराने के लिए मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, इस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराने का काम करती है। तो कोई चीज आगे भी घूम रही है और ऐसे भी बढ़ रही है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, वो इस तरह हेलिक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बीम है, या कह लो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को आपने अप्लाई किया, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और उस फोर्स को आप एफ एल से भी जानते हैं। और लिखने का तरीका होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखते हैं, क्यू इंटू ई, और ये होता है क्यू वी बी। इन दोनों फोर्स को कंबाइन फोर्स बोलते थे हम, अगर आप लोगों को याद हो कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में। और रेहान जैसे हमें इसको पढ़ेंगे, तो हमने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्लास 10th में इसका जिक्र होता है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। एक पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉनिक बीम है जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लगा रहे हैं, या फील्ड में रख रहे हैं, तो फील्ड में रखने से अल्टीमेटली फोर्स लगता है। तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू ईच फील्ड, दोनों फील्ड की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इन केस ऑफ फोर्सेस on the electron in the electron beam due to these fields are equal and opposite, the beam remain undeflected। यानी कि अगर ये जो फोर्स लग रहे हैं ये इक्वल हैं और ये अपोजिट नेचर के हैं, तो आपकी जो बीम है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जैसे देखो, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव कर रही है, अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन क्या होगा कि अगर जो दो फोर्स आप लगा रहे हो वो इक्वल नेचर के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो आपकी बीम जो है वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। डिफ्लेक्ट का मतलब, आप इस चीज को देखो, यहां से आपने एक इंडक्शन स्टार्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लो निकल के जा रहे हैं आगे की तरफ, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, तो एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, और ये विदाउट डिफ्लेक्शन है। तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, ये इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर है सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड, एफ फॉर फिलामेंट, एल टी बैटरी टू हीट द फिलामेंट, वी पोटेंशियल डिफरेंस, एस से एस डैश जेड एन सी टी। एक मिनट रुकिए।
सॉरी, एक्सपेरिमेंट कहाँ गया। एल टी जो है वो बैटरी है, टू हीट द फिलामेंट, ये बैटरी लगा रखी है फिलामेंट को हीट करने के लिए। और जो एच टी है, एच टी के बारे में यहाँ नहीं दे रखा। ये भी एक तरह की बैटरी ही है, बस ये सर्किट कंप्लीट कर रही है यहाँ पर और पोटेंशियल देने के लिए। तो आप ना सिर्फ इस सेटअप को देखिए अभी, और यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर एक डिफ्लेक्टेड बीम है मैग्नेटिक फील्ड की, जो इसको डिफ्लेक्ट करने का काम करेगी। ये जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, हम जो बीम भेज रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, वो हम उसका चार्ज और उसका मास देखेंगे, चार्ज बाई मास रेशियो, वो निकल कर आएगा। ठीक है, वो ही डिटर्मिनेशन था पूरे एक्सपेरिमेंट का, थॉमसन के। क्या एक्सपेरिमेंट था? व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस इल्यूमिनेटेड एट पॉइंट पी। यानी कि ऐसे करके जो लाइट जा रही थी लास्ट में, जब आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी फील्ड, अब या इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, आपकी जो डिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर, या तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा या नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। इसको आप पी डैश और पी डबल डैश ऊपर बोल रहे थे। ठीक है, इफ बोथ द फील्ड आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली and adjust such that electron beam passed undeflected and produced illuminated at point P। यानी कि आपने जो दोनों फील्ड अप्लाई की हैं, यानी कि दोनों फील्ड इक्वल फोर्स लगाएंगी, F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रिक। जब ये इक्वल लगेगा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक को ई से लिख लो, जब ये दोनों फोर्स इक्वल लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्यू वी बी एक फोर्स निकालते हैं। एक फोर्स होता है क्यू इंटू ई, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी कि V इंटू बी, ये V क्रॉस बी होता है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये फार्मूला आपका काम में आता है, ये हमने पीछे लिखा भी था एक दो जगह पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास तीन चीजें हैं एक्सपेरिमेंट में, देखो ऐसे करके आपकी इलेक्ट्रॉन बीम आई यहाँ तक, यहाँ पर आपने लगा दिया एक डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देने वाला कोई डिवाइस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी फील्ड अगर काम करेगी, तो ये either it is deflected positive or it is deflected toward negative deflection। लेकिन दो केसेस हैं, एक तो जब आप फील्ड ही नहीं लगाओगे तो स्ट्रेट निकल जाएगा, और एक है कि आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कैसे लगाएं, इक्वल लगाएं। यानी कि एफ लॉरेंट्स इज इक्वल्स टू एफ मैग्नेटिक प्लस एफ इलेक्ट्रिक। अब जब ये इक्वल आएंगे, इसको लिखोगे कैसे, जब दो अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे तो उसको आप लिखोगे एफ पी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखी है एफ ई, तो जब ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का सम तो जीरो हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो था वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर था। तो एफ बी को लिखने का तरीका होता है क्यू इंटू वी एक साथ क्रॉस पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वी क्रॉस बी को आप लिखोगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि क्रॉस है ना, क्रॉस के लिए आप साइन लिखते हैं, ये पता होगा आपको। क्रॉस अगर लिखा होता है प्रोडक्ट में, तो क्रॉस को हम साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं, और डॉट होता है तो उसको कॉस थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आपने उसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये तो वन हो गया, यानी कि वी बी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये बताइए, अगर इसकी बीम की वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के। ठीक है, एक चीज तो ये।
अब ये इधर डिफ्लेक्शन हुआ है, इधर डिफ्लेक्शन हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे। तब बात कर रहे हैं जब ये दोनों बराबर लग रहे हैं, ये और ये बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने Q की जगह E यूज किया है और इसी फॉर्मूले को यहाँ पर डिफाइन किया है कि वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे डिपेंड करती है। एज इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम आपकी कैथोड से एनोड की तरफ जब जाएगी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट कैथोड अपीयर एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट एनोड। यानी कि इसमें देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी एट कैथोड अपीयर्स इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट एनोड। यानी कि दो तरह की एनर्जी है उसमें, हम मेनली जो हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूव कर रहा है। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है। तो क्या होगा कि जो आगे की तरफ ये मूव करता रहेगा कैथोड से एनोड की तरफ, इसके अंदर गेन आना शुरू हो जाएगा। If suppose V is the potential difference between cathode and anode, the potential energy is E into V। तो देखो ये सब चीजें हम रिलेट करेंगे अभी यहाँ पर ला करके कि ये क्या है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये तो हो गया वेलोसिटी के लिए, इसको अभी आप साइड रख दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए एक साइड कैथोड है और एक साइड आपका एनोड है। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम कैथोड से निकल रही है और वो एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है। एरो मैंने ऐसा दिखाया है, लेकिन ग्रीन कलर आपको दिखेगा कि वो ऐसा करके पूरे हिस्से में दिखेगा, बीच वाले इसमें। अब आपने पेंडुलम वाला केस देखा होगा। इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक, यहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक की बात करते हैं, यहाँ पर भी पोटेंशियल और काइनेटिक की बात करते हैं। तो दो जगह तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। अब देखिए, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला होता है E इंटू वी, सॉरी Q इंटू वी। वी पोटेंशियल है आपका, Q से चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और अगर बात करूं काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो होती है हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब आप ये मानिए कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, अज्यूम कर लीजिए। लेट assumed that the potential energy is equals to kinetic energy, यानी Q इंटू वी जो है वो बराबर होगा हाफ एम v² के। अब इस m को नीचे ले लीजिए तो ये Q अपॉन एम हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा हाफ, ये है आपका वेलोसिटी वाला v और ये है पोटेंशियल वाला v। दोनों v में ना आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा पहले। एक कैपिटल V है और एक स्मॉल v है। अब इन चीजों की आप रखने वाले हो यहाँ पर वैल्यू। ठीक है। ये है क्या, आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू डाल दीजिए आप, हाफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन पोटेंशियल। ठीक है। तो ये चार्ज अपॉन मास का रेशियो किसके बराबर है, हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर अपॉन वी इंटू बी²। ठीक है। अब इस चीज की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप डालकर देखोगे, तो यहां मत डालिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया कोई भी।
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और उसका मास कितना होता है, शायद 9.1 समथिंग जो भी है। आप उसको पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो जो आएगा वो इतना आएगा। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए निकालोगे कितनी आ रही है, तो उसी से हम आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब अगर आपको ये चार्ज अपॉन मास रेशियो नहीं पता, तो आपको पता होगा, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड, आप इससे चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, इफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड मत मानो, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी मत मानो। तो आपका पार्टिकल ऐसे ना जाकर क्या करेगा, जो रे है आपकी जो ऐसे जा रही है, वो पार्टिकल कौन सा है तो इलेक्ट्रॉनिक बीम आपने ली थी। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, इट इज मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, इसमें वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे करके, यहाँ अलग यहाँ अलग। इस वाई डिस्प्लेसमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है ये, हाफ इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम एल स्क्वायर अपॉन वी। इसका एक डेरिवेशन है जो हमने क्लास, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होता है, वाई डिफ्लेक्शन के लिए। तो अभी आप सिर्फ इसको फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला डिफ्लेक्शन निकालने के लिए होता है वाई के लिए, चैप्टर नंबर 4 में भी हम पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर 4, उसमें मैंने आपको इस चीज को बताया है कि वाई डिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम पॉजिटिव रेस की तरफ जाएंगे। ये जे थॉमसन का ही एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपकी पॉजिटिव रेस की बात करेंगे। इस वाले का ना कंक्लूजन यही है, चार्ज अपॉन मास रेशियो इसके बराबर है। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो किस चीज के बारे में बताएगा, ये बताएगा आपके पार्टिकल के फ्लो के बारे में, कि किस तरीके से पार्टिकल फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बीम किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, चार्ज अपॉन मास रेशियो उसमें हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव रे। तो वो जो कैथोड रे थी वो आपके पीछे वाले एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी, यहाँ पर आपकी आती है पॉजिटिव रे। तो ये जो हमारी पॉजिटिव रे है, जो मैंने बताया था ना आपको कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों साइड मूव करते हैं, जो आपके गैसियस पार्टिकल होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका प्रेशर, कि जब आप प्रेशर को और रिड्यूस करेंगे, तो एक जनाब थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन, उन्होंने ही इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि आपका जो ट्यूब है, पहली चीज तो ये कि पॉजिटिव रे का नाम एक और होता है, उसको कैनाल रे बोलते हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन सिंपली ये है कि ये बैक साइड होता है कैथोड के, वहां पर एक तरह का ल्यूमिनस, यानी कि एक तरह की लाइट इल्यूमिनेट होना शुरू कर देती है इधर वाली हिस्से पर। ठीक है। तो इसकी हम थ्योरी देखते हैं। अ पॉजिटिव रे आर समटाइम नोन एज कैनाल रे, इसका नाम कैनाल रे होता है, डिस्कवर इसने किया था गोल्डस्टीन ने। इफ द कैथोड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब हैज होल, अगर मैं इस कैथोड के अंदर होल कर देता हूँ, तो जो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे थे ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड at a pressure of 10 to the power minus 3 mm of Hg, then a faint luminous glow comes out from each hole on the back side of the cathode। तो कैथोड की जो पीछे वाली साइड पे है, उसके ऊपर एक तरह का ल्यूमिनेशन शुरू हो जाता है। इट इज सेट टू पॉजिटिव रे विच कम्स आउट फ्रॉम द होल, इसी को हम कैनाल रे और पॉजिटिव रे बोलते हैं। ठीक है। इसके ओरिजिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है। जी रजा, भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
अच्छा, कौन जा रहे हैं साथ? हाँ तो मैं उसके आमिर के साथ आऊंगा ना, आमिर भी तो आ रहा है। हाँ मैंने बोला है, मैसेज डाला, 70 रुपये मिनट पड़ रही है भाई। अरे तो बोल तो दिया है, अब जो आएगा देख लेंगे। मैं भेज रहा हूँ, लिस्ट भेज रहा हूँ। फैजान नहीं आ रहा बस। अनस, अनस ना आ रहा। उसामा तो आ रहा है, अनस नहीं आएगा। हाँ। तो उधर ही है ना, जीशान के साथ ही तो निकलेगा तू। तो यहाँ शहर ही है। तो उधर से जाके किसी को ले जाइए साथ यार। फिर। अच्छा तो सही है। ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है, बात। दिल्ली गेट पहुंचवा दूँ तो? दिल्ली गेट पहुंचवा दूँ। ठीक है ठीक है ठीक। देखिए, ओरिजिन क्या है पॉजिटिव रे का, इसकी बात कर लेते हैं। थ्योरी थ्योरी है, इसमें थोड़ा थ्योरी तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। वही वाली बात है, पुरानी वाली। एज दे मूव टुवर्ड एनोड्स, दे गेन एनर्जी। मैंने बताया था ना, कैथोड से आगे की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इनकी बढ़ती चली जाती है। दीज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन व्हेन कोलाइड विद द एटम ऑफ गैस। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब ये कोलाइड करेंगे गैस के इलेक्ट्रॉन से, एटम ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, दे आयनाइज द एटम। अब इस एटम को ही आयनाइज कर देंगे। द पॉजिटिव आइन सो फॉर्म्ड एट वेरियस प्लेसेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो बहुत सारे बीच में ना क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आइंस भी क्रिएट हो जाएंगे आपके, बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में। पॉजिटिव आइंस प्लेस बिटवीन, सॉरी, डिस्चार्ज ट्यूब, देन आयनाइज द एटम। द पॉजिटिव आइंस सो फॉर्म वेरियस प्लेसेस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। बहुत सारे पॉजिटिव आइन क्रिएट हो जाएंगे। दे ट्रेवल टुवर्ड द कैथोड। तो पॉजिटिव आइन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। सिंस ड्यूरिंग देयर मोशन द पॉजिटिव आइन व्हेन रीच टू द कैथोड, सम पास थ्रू द होल्स। अगर कैथोड पर होल है तो ये उससे पास कर जाएंगे। तो दीज स्ट्रीम आर कॉल्ड पॉजिटिव रे। इन्हीं स्ट्रीम्स को आप पॉजिटिव रे बोलते हैं। ये बेसिक है इसका। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर पे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पॉजिटिव रे की। तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी है उन सब में प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। लाइक, these are positive ions having same mass if the experimental gas does not have isotopes। आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि वो मास चेंज करते हैं किसी तरह से, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वेरिएशन होता है, उसकी वजह से इनके मास चेंज हो जाते हैं। However, if the gas has isotopes, then positive ray are group of positive ions have different masses। यानी कि इसमें जो पॉजिटिव रेज बनेंगी वो डिफरेंट डिफरेंट मासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बनेंगी। ये एक पहला इसका चेंज है। जी जनाब। कोई बात नहीं यार, कॉल क्या करनी है इसमें। हाँ, काफी है इतने बहुत। सेकंड पॉइंट है इसमें, they travel in a straight line and casting shadow of the object in their path, but speed of positive ray is much smaller than the cathode ray। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रे के मुकाबले में इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम होती है। और जैसा नेचर आपके कैथोड रे का था कि जब उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी शेडो कास्ट करता हुआ चलता है, इसी तरह जो आपकी पॉजिटिव रेज हैं या कैनाल रेज हैं, दे ऑल्सो फॉर्म द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन कैनाल रे। थर्ड है, they are deflected by electric and magnetic field, but the deflection are small and compared to the cathode ray। यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होता है इनके अंदर, लेकिन वो डिफ्लेक्शन काफी स्लो और स्मॉल होता है। ठीक है ना।
3 पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है, दे शो ए स्पेक्ट। थर्ड पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होता है इनका, लेकिन उतना डिफ्लेक्शन नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है, they show a spectrum of velocities. Different positive ions move with different velocities. Being heavy, their velocity is much less than the cathode ray. यानी कि इनकी वेलोसिटी कैथोड रे के मुकाबले में तो कम होती है, और ये हैवी पार्टिकल्स की वजह से या हैवी नेचर की वजह से इनकी वेलोसिटी। दूसरी बात ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल जो होंगे, उसमें जो पार्टिकल हैवी होगा उसकी वेलोसिटी स्लो होगी, जो पार्टिकल लाइटर होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्योंकि आप खुद देखिएगा कि अगर आप एक इक्वल फोर्स बहुत सारे पार्टिकल पर लगाएं जिसका मास ज्यादा है, तो उसका मास ज्यादा होने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा। इक्वल इक्वल फोर्स 10 न्यूटन फोर्स लगाओ आप अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल पर, तो एक का मास 1 किलो है तो उसमें एक्सेलरेशन 10 का आएगा। इसी का मास 2 किलो है तो उसमें एक्सेलरेशन 5 का आएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो 10 ले जाना है। तो जैसे जैसे आप देखोगे ना, मास एक्सेलरेशन के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मेनली वेलोसिटी जो है आपकी यहाँ वेरिएबल है। फिफ्थ नंबर पर बात करी जाए, क्यू बाई एम रेशियो ऑफ दीज रे इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैसेज इन द ट्यूब। क्यू बाई एम रेशियो जो है वो मास और इलेक्ट्रॉन चार्ज बाई मास रेशियो, ये जो जो थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था इसकी हमने बात की थी, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की आपने गैस ले रखी है ट्यूब के अंदर। while in case of cathode ray charge by mass ratio is constant and does not depend upon the gas of the tube। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें डिपेंड करता है कि आपकी कैथोड रे फॉर्म किस तरीके से हो रही है। तो कैथोड रे में जो आपका चार्ज बाई मास रेशियो है ना, वो कांस्टेंट रहता है। उसमें गैस कौन सी ले रखी है इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनाल रे में क्या होता है, चार्ज बाई मास रेशियो आपका डिपेंड करता है जिस गैस को आपने ले रखा है, क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल हैं आपके वही ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर बात की जाए चार्ज बाई मास रेशियो फॉर हाइड्रोजन, तो ये मैक्सिमम होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम क्यू बाई एम रेशियो किसका होता है, और इसकी वैल्यू भी आप निकाल कर देख लीजिएगा। वो आपका चार्ज 1.6 10⁻19 अपॉन मास। तो मास आप पार्टिकल का रखिएगा, जो गैस का रखिएगा, जो गैस ले रहे हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं रखिएगा। नेक्स्ट है, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। जाहिर सी बात है जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसके अंदर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम भी होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव रे इज मोर देन द कैथोड रे। ये चीज एक है जो ज्यादा आई है, और वो है काइनेटिक एनर्जी। पॉजिटिव रे की एज कंपेयर टू कैथोड रे वो ज्यादा होती है। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन पॉजिटिव रे इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब सारे के सारे चार्जेस का सम। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपके पार्टिकल पर आया है, पॉजिटिव रे का जो चार्ज है वो सारे पार्टिकल का चार्ज का सम आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सब जोड़कर जो बनेगा। नेक्स्ट है एट्थ नंबर पर, दे कॉज आयनाइजेशन। यानी कि आयनाइजेशन इनकी वजह से होता है। जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में आएंगी ये उनको आयनाइज करेगा, विच इज मच मोर देन द प्रोड्यूस बाय कैथोड रे। तो कैथोड रे जितना गैस को आयनाइज करते हैं उससे कहीं ज्यादा आयनाइज करते हैं आपके कैनाल रे। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे अपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वो डायग्राम है जो चार्ज बाय मास रेशियो के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका पार्टिकल आ रहा था, वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के जैसे क्या कर रहा था, इससे पहले डिफ्लेक्ट कर रहा था यहाँ पर। अब इसका जो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसको अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो वो एक पैराबोलिक डिफ्लेक्शन होगा। और पैराबोलिक के लिए आपने जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी ना, y इज इक्वल टू 1/2 ई बाई समथिंग जो भी था यहाँ पर, एग्जैक्ट में भूल गया ऊपर वैल्यू, मैं दिखा देता हूँ यहाँ ऊपर। उसमें देखो स्क्वायर आ रहा है हमारी इक्वेशन में, यहाँ देखो एल स्क्वायर आ रहा है, वी स्क्वायर। या अगर और ऊपर जाएं, मतलब इसमें आप वैल्यू लाके पुट करोगे तो ये वैल्यू भी स्क्वायर की फॉर्म में बनेगी। तो ये स्क्वायर के आने का मतलब ये बताता है कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो हम इसी को बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ।
ग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये ग्राफ कुछ पार्टिकल के लिए ऐसा होगा, कुछ पार्टिकल के लिए थोड़ा स्टीपर होगा। ये डिपेंड रहेगा पैराबोलिक की। लेकिन ये किस तरीके से चेंज होगा, जैसे जैसे आपके पार्टिकल के अलग अलग मासेस, अलग अलग चार्जेस रहेंगे, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव आइन। द डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द मास और क्यू बाई एम ऑफ पॉजिटिव आइन, जो आपके पॉजिटिव आइंस हैं उसका ग्राफ बनाना है हमें इसकी मदद से। थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ की अगर मैं बात करूं पहले नंबर पर, तो इट इज यूज टू मेजर एटॉमिक मास ऑफ वेरियस आइसोटोप्स ऑफ गैस। डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का आप ग्राफ बनाएंगे। दीज डन बाय मेजरिंग क्यू बाई एम सिंगली आयनाइज पॉजिटिव आयन ऑफ द गैस। यानी कि आप यहाँ सिर्फ ग्राफ बना रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक काम ये करेंगे, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको ग्राफ्स, यहाँ देखो, ये स्मॉलर लार्ज, स्मॉलर पार्टिकल के लिए आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, लार्ज पार्टिकल के लिए थोड़ा पैराबोला इस तरीके का होगा। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, बाकी सब इसमें थ्योरी है। ये पूरी, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये इक्वेशंस भी नहीं देखनी है आपको। ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वाई की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा वो किसके बराबर होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, वो ये रहा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे हम, तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन जो है हमारा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ जो के आपने माना है, ये के ऊपर से आई हुई वैल्यू है, बी एल डी ई। ठीक है, तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड, एल आपका सेपरेशन डिस्टेंस है, डी आपका कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, द नंबर ऑफ पैराबोला दैट टेल्स द नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट इन द गिवन आयनिक बीम। मतलब ये है कि अगर आपके 5 पैराबोला बन रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, चार बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 4 आइसोटोप्स इसके अंदर हैं। जो आपने गैस ले रखी है उसके 4 आइसोटोप्स इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। क्योंकि अलग अलग गैसेस अलग अलग तरह का नेचर शो करेगी, अलग अलग तरह के उसके ग्राफ्स बनेंगे, अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोग्राफी होगी। तो ये जो ग्राफ्स हैं, ये पैराबोला हैं, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर टोटल 4 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अभी ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये भी एक तरह का स्पेक्ट्रोग्राफ बनाने का तरीका है। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर, एनालाइजिंग चैम्बर। उसके बाद में आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक इस तरीके से कर्व हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये ले रखा है फोटोग्राफिक फिल्म, एक इस स्टेज पे जाके कर्व होगा, एक इस स्टेज पे जाके कर्व होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट मासेस की वजह से ना पेन के जो कर्व बनेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। तो एक तरीका ये भी है। इसकी मतलब थ्योरी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर जो इक्वेशंस हैं आप वो देख लीजिएगा, ये ट्रेसेस वगैरह मत देखिएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो डी ब्रोगली वेव के बारे में है, मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। तो अगली क्लास में जो पढ़ेंगे हम वो इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैटर वेव। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स ओरिएंटेड आ जाएगा। अभी आपको ना सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट का नाम ध्यान रखना है। एक आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कैथोड रे फॉर्म होती है। दूसरा ये जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कैनाल रे आती है, लेकिन कैनाल रे की जो डिस्कवरी की थी ना, वो कैथोड के अंदर होल करके गोल्डस्टीन ने की थी। तो इन साइंटिस्ट के नाम तो खैर ध्यान नहीं रखने हैं आपको, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कैथोड रे एक अलग चीज है, कैनाल रे, लेकिन ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट होते एक ट्यूब के अंदर ही है। ठीक है, इसमें गैसेस लगाते हैं। इसका प्रेशर ध्यान रखिएगा 10⁻⁻² पर है, इसके लिए 10⁻³ पर प्रेशर ले जाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो ये लेक्चर है आपका, लेक्चर नंबर 2। इसमें थ्योरी आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अभी यहाँ से जो थ्योरी आपकी स्टार्ट होगी ना, वो थ्योरी नहीं है, उसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा बहुत सारा है। डी ब्रोगली ने क्या कहा था, ये कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। आपने डी ब्रोगली का नाम सुना होगा, उन्होंने डुअल नेचर के बारे में बात की थी, वेव नेचर का।
ड्यूअल नेचर पे जो डिस्कशन शुरू हुआ था उसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो बताया था वो ये थे। उसके बाद आपने देखो हेजनबर्ग का नाम सुना होगा। उन्होंने बताया था दोनों चीजों को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें हम करेंगे, ठीक है, साथ के साथ ही इन चीजों को लेकर चलेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। और जितना पढ़ाया है उसमें जितना भी आपको लगे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ इसमें आप अपना टाइम देकर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कर सकते हैं। ये आपका सेकंड पेज है जो हमने पढ़ा है। ये थर्ड पेज है। दिस इज योर फोर्थ पेज। दिस इज योर फिफ्थ पेज। तो जो चीजें नेसेसरी हैं मैंने वो आपको बता दी हैं, कुछ चीजें इसमें अननेसेसरी थी। थॉमसन का ग्राफ के बारे में या स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में आपको डिटेल में इतना पढ़ना जरूरी नहीं था। सिर्फ ग्राफ कैसे बन रहा है, बाकी ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को आप साइड में लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सी इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सी इक्वेशन है, और इन दोनों की वजह से क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके अलावा ये डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के बारे में है। ये ग्राफ भी एक बना लीजिएगा आप। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि जब आपका पैराबोला बनेगा ऐसे करके, तो यहाँ पर वेलोसिटी अलग, यहाँ वेलोसिटी अलग, यहाँ वेलोसिटी। तो हाईएस्ट वेलोसिटी जो होगी, देखो जूम करके बताता हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, फिर उसके बाद वेलोसिटी कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी डिटर्मिनेशन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से है। इस पर भी ग्राफ पर कभी कभी कंपटीशन में न्यूमेरिकल आ जाता है। बाकी ये डायग्राम बना लीजिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा कि ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफी में जो आपका डायग्राम बनता है ऐसे बनता है। कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसे बना। बस यहाँ पर जो ये सेमी सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस का इक्वेशन है ये। अब ये इक्वेशन ना कहीं और से नहीं आई, ME/Q/B, ये आपने पढ़ रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन के अंदर। जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है चैप्टर नंबर 4, उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये पढ़ रखी होगी कुछ लोगों ने। साइक्लोट्रॉन का टॉपिक है ये, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को डी से निकालते हैं। दोनों ट्रेसेस के बीच में कितना डिफरेंस है वो डी से निकालते हैं। वो 2R - 2R1 करेंगे, 2R2 - 2R1। वो ये है सब कुछ, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आपको गेन करनी है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। तो आप इतना कर लीजिएगा, ठीक है। ये लेक्चर आपके लिए है, आप इसको कंप्लीट करके लाइक कर दिया कीजिए ताकि पता लग जाए कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाजत। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।